हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और इस वीडियो में आज मैं हॉब्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपने हॉब्स से रिलेटेड नोट्स बनाए हैं वहाँ एज ए वन लाइनर इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हॉब्स ने अपने किस ग्रंथ में ये प्रतिपादित किया कि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि निर्माता है? ए. लेवियाथन, बी. डी कार्पोरे, सी. डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स या डी. डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज। इसका राइट आंसर है आंसर डी, डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज। देखिए, लेवियाथन का प्रकाशन 1651 में हुआ था और डी कार्पोरे 1655 में प्रकाशित हुआ। 1668 में हॉब्स ने डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स की रचना की थी और लगभग इसी पीरियड में अपने लिखे हुए ग्रंथ डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज में हॉब्स ने ये प्रतिपादित किया था कि जो राजा होता है वो ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि निर्माता है और जनता में उसे नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी किस रचना में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत की है? ए. एलिमेंट्स ऑफ लॉ, बी. डी होमिने, सी. डी सीवे या डी. डी कार्पोरे। इसका राइट आंसर है आंसर सी, डी सीवे। देखिए, डी सीवे हॉब्स का जो ग्रंथ है ये 1642 में आया था और डी सीवे में ही हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए इसकी परिभाषा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की व्याख्या से संबंधित हॉब्स की रचना है? ए. लेवियाथन, बी. एलिमेंट्स ऑफ लॉ, सी. डी होमिने या डी. डी सीवे। देखिए, ये हॉब्स की रचनाओं से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आई हूँ। आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये आपको इजीली कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका राइट आंसर है आंसर बी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। देखिए, हॉब्स की जो एलिमेंट्स ऑफ लॉ है वो 1650 में आई थी और एलिमेंट्स ऑफ लॉ में ही उन्होंने विधि की व्याख्या प्रस्तुत की थी। देखिए, डी कार्पोरे में हॉब्स ने जो मानव स्वभाव है उसका विवेचन किया है और ये बताया है कि जनता को जो संप्रभु शासक है उसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसमें अपने तर्क दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स की कृति लेवियाथन के कितने भाग हैं? ए. 4, बी. 5, सी. 2 या डी. 7? इसका राइट आंसर है आंसर 4। देखिए, लेवियाथन एक हॉब्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और ये 1651 में आई थी। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में जो प्राकृतिक अवस्था है उसे बताया है, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध में, तथा जो इसका 4th पार्ट है उसके अंदर कैथोलिक चर्चों का जो आलोचनात्मक विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के लेवियाथन की रचना किससे मिलकर हुई है? ए. शक्ति से, बी. मनुष्यों से, सी. आदर्शों से या डी. नियमों से? देखिए, लेवियाथन कौन था? वो हॉब्स का एक महामानव था। इसका राइट आंसर है आंसर बी, मनुष्यों से। देखिए, जो हॉब्स का लेवियाथन है वो एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप है और हॉब्स ने इसे सभी
मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक महामानव के रूप में प्रेजेंट किया है। महामानव यानी कि जो लेवियाथन का पूरा जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो छोटे छोटे मनुष्यों से भरा हुआ है। यानी कि वो ये बता रहा है कि सभी मनुष्यों ने अपने जो अधिकार हैं, अपने राइट्स हैं, इसे सामाजिक समझौते में दे दिए हैं और इस प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन का जो निर्माण किया है अपने अधिकारों का त्याग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन के अनुसार गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। इसका रीजन है, गैलीलियो की भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है कि ए व आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखते हैं। देखिए, ये जो अभिकथन है वो ये कह रहा है कि गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। क्यों था? क्योंकि रियल में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के बेस पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था और हॉब्स के संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद या मटेरियलिज्म कहा गया है। अब ये जो अभिकथन है वो राइट है। अब इसे हम रीजन से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो क्योंकि लगाकर करेंगे। तो क्योंकि गैलीलियो की भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। बिल्कुल सही है। और ये नया विज्ञान कौन सा था? गति का विज्ञान, लॉ ऑफ मोशन। और इस विज्ञान के अनुसार जो संपूर्ण भौतिक संसार होता है उसमें पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है, ऐसा हॉब्स का कहना था। और हॉब्स कहते हैं कि जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक मशीन है जिसका जो निर्माण है उन पार्टिकल्स, पुर्जों से हुआ है जो मैकेनिकल लॉ के अनुसार चलते रहते हैं। और जो मनुष्य हैं वो इस यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप है और वो भी एक मशीन के समान है और उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति जो विश्व में संचालित पुर्जे हैं उनसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के मतानुसार राज्य में गतियों के प्रकार हैं। ए ऐच्छिक, बी अनैच्छिक, सी अभिलाषा या डी विरक्ति। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर सी, यानी कि ए बी सी डी। देखिए, हॉब्स ने राज्य में दो प्रकार की गतियां बताई है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। और इसी में दो प्रकार हैं, अभिलाषा और विरक्ति। तो जो हॉब्स कहते हैं उनके अनुसार अगर जो मनुष्य है अपनी भावना के अनुरूप, अपने इमोशंस के अनुरूप जो वो चाहता है, अपना जो इच्छित पदार्थ है जिसे प्राप्त करने की उसकी इच्छा है, वो प्राप्त करने के लिए अगर वो गति करता है तो वह अभिलाषा है। और अगर वह जो अनैच्छिक पदार्थ हैं जो वो नहीं चाहता है उनसे पीछे की ओर हटता है या पीछे की ओर गति करता है तो वो विरक्ति या घृणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार वे कौन से कारण हैं जिनसे मनुष्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है? ए प्रतिद्वंदिता, बी भय, सी कीर्ति या डी नैतिकता। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि ए, बी और सी। देखिए, हॉब्स के अनुसार जब दो लोग एक ही वस्तु को पाने का प्रयास करेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, प्रतिद्वंदिता आएगी और संघर्ष बढ़ेगा। और यदि एक की जो पावर है दूसरे की पावर से ज़्यादा हो जाएगी तो भी वो आपस में जो अविश्वास करेंगे, भयग्रस्त रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। तो यदि व्यक्ति अपनी संपत्ति, राइट्स
और जो प्रसिद्धि है, वैभव है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो भी वे अपने साथियों के साथ संघर्ष में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता नहीं है? ए, इस अवस्था में नैतिकता का सर्वथा अभाव था। बी, इस अवस्था में अराजकता का अभाव था। सी, इस अवस्था में न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। या डी, इस अवस्था में व्यक्तिक संपत्ति का अभाव था। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ओनली बी, यानी कि इस अवस्था में अराजकता का अभाव था। ये बिल्कुल गलत कथन है। हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें अराजकता की ही अवस्था बताई गई है। सबका सबके साथ संघर्ष की अवस्था, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय अन्याय, उचित अनुचित कोई भी नहीं सोचता था और इसी अराजकतावादी प्राकृतिक अवस्था को कंट्रोल करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक भौतिकतावाद किस विचारक की अध्ययन पद्धति की विशेषता थी? ए, हॉब्स, बी, अरस्तु, सी, प्लेटो, डी, रूसो। इसका राइट आंसर है हॉब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति किस विचारक द्वारा दर्शाई गई है? ए, लॉक, बी, मैकियावेली, सी, हॉब्स, डी, रूसो। इसका आंसर भी आपको पता है, हॉब्स ही होगा। इसे वन लाइनर के रूप में लिख लीजिएगा। देखिए, जो सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति है वो हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के जो नेचर होता है, मानव स्वभाव होता है, उसके संदर्भ में बताई है। और इस अवस्था में जो मनुष्य है उसको हॉब्स ने क्या बताया है? रक्त पिपासु, यानी रक्त का प्यासा, स्वार्थी, अहंकारी और इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहने वाला, इस रूप में उसका वर्णन किया है। और जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था बताई गई है उसका कोई, देखिए, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसी प्राकृतिक अवस्था रही होगी ही। देखिए, स्वयं जो हॉब्स हैं वो खुद भी कहते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया गया है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो कारण बताना चाहते हैं, वो रीज़न स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है, अगर कोई नियंत्रणकारी प्रभावशाली शक्ति नहीं होती है तो मनुष्य वैसा ही बन जाएगा जैसा कि हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का जो वर्णन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।